हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, हम लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे और उसमें हमने पहला स्टार्ट कर दिया था ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जो नए बच्चे हैं वो घबराइएगा मत, थोड़ा बहुत बात अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, एक दो दिन वेट कीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आए, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप क्लास आज से स्टार्ट कर दो करना, एक दो दिन के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें आपको 100% समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कुछ कुछ। तो हम पढ़ रहे थे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब जब एलील होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा, जब किसी भी कैरेक्टर का एलील होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो वो जाकर डिजीज काउज करा देगा। इसमें हमने 3 डिसऑर्डर तो पढ़ लिया था, एक पढ़ लिया था फिनाइल कीटोन यूरिया, याद आया जो पढ़े हैं, एक पढ़ लिया था हम लोगों ने एल्केप्टोन यूरिया, और एक कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, तो हम लोगों ने ये 3 डिसऑर्डर तो पढ़ लिया था। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में, आज हम लोग 4 डिसऑर्डर का स्टडी करेंगे। और वो 4 डिसऑर्डर कौन है बच्चे, मैं आपको बताऊं। चौथा पढ़ेंगे हम लोग टे सेक्स डिजीज, टे सेक्स, ये साइंटिस्ट थे, टे सेक्स डिजीज। एक पढ़ेंगे हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके। और एक पढ़ेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और एक पढ़ेंगे आज हम लोग थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टे सेक्स डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस को पढ़ के खत्म करते हैं। ये तीनों ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इस दोनों को आज खत्म करते हैं अभी जस्ट, और उसका इस दोनों को भी खत्म करेंगे और आज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि जेनेटिक्स चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए ताकि उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि नए बच्चे जुड़े हैं कुछ 12th में, तो इनको थोड़ा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टे सेक्स डिजीज। समझने का कोशिश कीजिए क्या होता है टे सेक्स डिजीज। का नाम है टे सेक्स, SACH, टे सेक्स डिजीज। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, SACH, हाँ ठीक है, टे सेक्स डिजीज। एक्चुअली पता है ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही डिस्कवर किया था, मतलब उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, ठीक है, ये साइंटिस्ट है, ठीक है। और समझिएगा इस डिजीज को एक और नाम से जानते हैं जो नोट्स में नहीं ऐड है। अच्छा निशा, आप क्लास के बाद मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, PDF नोट्स। तो ये ओके सर। टे सेक्स डिजीज है, इसका एक और नाम है जिसका नाम है लाइसोसोमल, लाइसोसोमल स्टोरिंग डिजीज या स्टोरिंग डिसऑर्डर, लाइसोसोमल स्टोरिंग डिसऑर्डर। क्या, अच्छा इसको लाइसोसोमल स्टोरिंग डिसऑर्डर क्यों बोला ये भी समझाऊंगा मैं अभी। टे सेक्स तो क्यों बोला, क्यों नहीं, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था, ठीक है। रही बात की इसको लाइसोसोमल स्टोरिंग डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्या लाइसोसोम स्टोर हो जाते हैं क्या, नहीं। अच्छा आप लोगों को मैंने सेल पढ़ाया, इतना तो समझाया है ना यार, कि लाइसोसोम जो वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर दुनिया भर के एंजाइम होते हैं, बहुत एंजाइम होता है अंदर में, आपको पता है। और वो सारे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो वाटर की प्रेजेंस में किसी का ब्रेक डाउन करते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। उसी एंजाइम में से एक एंजाइम है जिसका नाम होता है, उसी में से एक एंजाइम है जिसका नाम है गैंग्लियोसाइड, GANGLIO, गैंग्लियोसाइड GM2, गैंग्लियोसाइड GM2 हेक्सोसा मिनिडेज, हेक्सोसा मिनिडेज, ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है गैंग्लियोसाइड GM2 हेक्सोसा मिनिडेज, मतलब एंजाइम। बच्चों ये एंजाइम लाइसोसोम का एंजाइम है। ये एंजाइम कहां पाया जाता है, फाउंड इन, कहां पाया जाता है ये, फाउंड इनसाइड लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। पता है ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम एक पर्टिकुलर लिपिड होती है जिसका नाम है एस्फिंगोलिपिड, मतलब वो एक टाइप का एस्फिंगोलिपिड है, मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूं उसमें बताऊंगा कि एस्फिंगोलिपिड क्या होता है, SPHINGO, एस्फेंगोलिपिड है। उस एस्फेंगोलिपिड का नाम है बच्चे, मैं बताऊं उसका नाम है
गैंग्लियोसाइड GM2। क्या नाम है? गैंग्लियोसाइड GM2 एक प्रकार का लिपिड है, वो भी स्फिंगोलिपिड है। तो ये जो गैंग्लियोसाइड GM2 हेक्सोसामिनिडेज एंजाइम है, ये इस गैंग्लियोसाइड GM2 जो एक प्रकार का स्फिंगोलिपिड है, उसका क्या कराता है? ब्रेक डाउन कराता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे आप? परफॉर्म ब्रेकडाउन ऑफ क्या? गैंग्लियोसाइड GM2 स्फिंगोलिपिड। अब बताइए, चलिए निशा आप ही बताइएगा, अगर इस एंजाइम की किसी कारण से कमी हो जाए, किसकी कमी? गैंग्लियोसाइड GM2 हेक्सोसामिनिडेज, इसकी कमी हो जाए तो सेल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सोच के बताइए कुछ, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो सर ब्रेकडाउन नहीं होगा किसका तो किसका किसका ब्रेकडाउन नहीं होगा? जल्दी बोलिए। स्फिंगोलिपिड का। स्फिंगोलिपिड गैंग्लियोसाइड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो बताइए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, क्या होगा? वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? एक्यूमुलेट होने लगेगा। एक्यूमुलेट। अब बताता हूं एक्यूमुलेट होने से प्रॉब्लम क्या होगा। अब पहले एक बात, एक मिनट रुक जाओ। तो समझ रहे हो कि अगर लाइसोसोम के एक पर्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम है गैंग्लियोसाइड GM2 हेक्सोसामिनिडेज, लाइसोसोम का एंजाइम होता है ये एंजाइम की यदि कमी हो जाए तो सेल्स के अंदर गैंग्लियोसाइड GM2 का ब्रेकडाउन नहीं होगा, बॉडी में ये एक्यूमुलेट होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा। इसीलिए इस डिसऑर्डर का नाम पड़ा लाइसोसोमल स्टोरिंग हाउस। लाइसोसोम स्टोर नहीं हो रहा, लाइसोसोम का कंटेंट भी स्टोर नहीं हो रहा, लाइसोसोम के एंजाइम की वजह से जिसका ब्रेकडाउन होना था उसका स्टोरिंग होने लगा बॉडी। इसीलिए डिसऑर्डर को क्या नाम दिए? लाइसोसोमल स्टोरिंग डिसऑर्डर। सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए, बात समझ में आया कि स्टोरिंग नाम क्यों पड़ा है? लाइसोसोमल स्टोरिंग नाम क्यों पड़ा है? समझ में आया? यस। हाँ। अब बात आती है कि सर ये अगर ज्यादा होने ही लगेगा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या? लिपिड है तो दिक्कत क्या है? मैं बताऊं बच्चों, ये जो गैंग्लियोसाइड GM2 है ना, अगर आपके बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगा, एक लिमिट में है तो ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। क्या बेनिफिट है इसका मैं आपको बायोमोलिक्यूल में बता दूंगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होने लग गया तो आपको मैं 11th में पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो पढ़े वो जान रहे हैं। ये नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, न्यूरॉन में यहाँ पर लगा होता है माइलिन शीथ। इस प्रकार से नर्वस सिस्टम में पढ़ा दूंगा, ये माइलिन शीथ लगा होता है, ये माइलिन शीथ है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लिपिड होता है, मैं बता दूं बच्चों, ये भी एक प्रकार का लिपिड होता है। ठीक है, ये माइलिन शीथ है। अब क्या होता है अगर बॉडी में पता है ये माइलिन शीथ किस, ये क्या है? माइलिन शीथ है, एक प्रकार के लिपिड ही है भी। ये माइलिन शीथ नर्व इंपल्स कंडक्शन में हेल्प करता है। इवन ये नर्व इंपल्स कंडक्शन को फास्ट करता है। अभी मुझे अचानक से कोई पिन चुभ जाए, मैं तुरंत रिस्पॉन्स दूंगा, अरे अरे क्या हो गया। तो ये जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है, ये हमें इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करने में काफी हेल्प करता है। तो ये नर्व इंपल्स कंडक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ आ गया है हायर एनिमल्स, और ये माइलिन शीथ नर्व इंपल्स के कंडक्शन को स्पीड अप करता है। तो अगर बॉडी में गैंग्लियोसाइड GM2 स्फिंगोलिपिड का अमाउंट बढ़ने लग जाए तो वो इस माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करने लगती है, वो इस माइलिन शीथ को इरेज करने लगती है, धीरे धीरे माइलिन शीथ को घटाने लगती है। अब आप ही बताइए, अगर माइलिन शीथ की अमाउंट घट जाए तो बताइए निशा, आप ही बताइए, अगर माइलिन शीथ की अमाउंट घट जाए तो क्या होने लगेगी? जल्दी बोलिए। तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन नर्व इंपल्स फास्ट नहीं कंडक्शन होगा। फास्ट नहीं होगा, मतलब स्लो हो फास्ट जाएगा। नहीं होगा। नर्व इंपल्स कंडक्शन स्लो हो जाएगा, मतलब हम इन्वायरमेंट को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सारे साथ में खत्म हो जाएगा, सारे साथ में खत्म हो जाएगा। तो हम नर्व इंपल्स कंडक्शन अगर स्लो हो जाएगा तो हम इन्वायरमेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो पता है हमारे कुछ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स रेस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे, इसी को कहते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस और अच्छे से बता दूंगा मैं नर्वस सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो उस कंडीशन में पहला सिम्टम्स क्या दिखेगा? पैरालिसिस, पैरालिटिक कंडीशन अराइज हो जाएगा। ओके, दूसरा हम रेस्पॉन्ड स्लोली करने लगेंगे। तीसरा हमारे जो ऑप्टिक नर्व वगैरह होते हैं, हमने देखा, अभी मैं अगर कोई भी बच्चा अगर सो जाए मैं तुरंत पहचान लूंगा, देखो तो वो लड़का सो रहा है, क्योंकि मेरे जो विजन्स हैं
वहां देखते हैं और मुझे इंपल्स देते हैं, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है हम लोगों का, तो विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी, और ये सब कुछ ऑप्टिक नर्व की वजह से होता है। आई में पढ़ा दूंगा मैं 11th में। तो ये सब कुछ नर्व इंपल्स कंडक्शन की ही वजह से हो रहा है। पैरालिटिक कंडीशन आ जाएगा, विजिबिलिटी पुअर हो जाएगा, विजिबिलिटी पुअर हो जाएगा, अच्छे से नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। पता है स्पाइनल कॉर्ड में भी ये होता है आपका माइलिन शीथ न्यूरॉन में, वहां स्पाइनल कॉर्ड के भी माइलिन शीथ खत्म होने लगेंगे, फिर हम पीएनएस और सीएनएस का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करा पाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। कुल मिला के आपको नर्वस डिसऑर्डर बड़ा भयानक हो जाएगा। कोई इलाज ना, अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। इस आरएक्स का मतलब समझते हैं ना, ट्रीटमेंट मतलब कि टू टैक, नो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्यों नहीं है अब बता रहा हूं। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जिस भी बच्चे को हो गया, बाय बर्थ होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिस भी बच्चे को हो गया वो हुआ होगा इसीलिए कि ये जो एंजाइम है ना, हेक्सोसामिनिडेज, ये एंजाइम को बनाने वाले कोई ना कोई जीन होंगे, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, तो ये प्रोटीन किसी न किसी जीन से बना होगा, और आप जानते हो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को अलील बोलते हैं। तो इस जीन का दोनों ही अल्टरनेटिव फॉर्म रिसेसिव आ गया होगा, स्मॉल ए आ गया होगा, और ये स्मॉल ए मतलब रिसेसिव फॉर्म में आ गया, तो वो ये एंजाइम बनाएगा ही नहीं, और एंजाइम की काफी कमी होगी। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप बाहर से लैब में बना के एंजाइम नहीं दे सकते उस बच्चे को। बच्चे का डेथ अर्ली स्टेज में हो जाएगा, लगभग 7-8 साल तक बच्चा जिंदगी जिएगा। उसके बाद बच्चा को इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा, या तो डेथ हो जाएगा, या तो वो रहेगा भी तो उसको जिंदा लाश माने, कोई काम का नहीं होगा, उससे अच्छा डेथ हो जाए उसका। भगवान करे ऐसा बच्चा पैदा ना हो, अगर हो जाए तो मर जाए, वो ज्यादा बेटर है, नहीं तो उसका पूरा जिंदगी कष्ट में निकलेगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, अब तक तो नहीं है, क्योंकि एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर का क्या नाम है, टे सेक्स डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरिंग डिसऑर्डर। बहुत गंदा डिसऑर्डर है, जिसको हो जाता है वही समझता है, जिसके फैमिली में ऐसे बच्चे होते हैं वही समझते हैं डिसऑर्डर कितना गंदा है। ठीक है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सभी को क्लियर हो गया टे सेक्स डिजीज क्या होता है, इसको लाइसोसोमल स्टोरिंग डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए अगला डिसऑर्डर, चलिए अगला डिसऑर्डर 5वां, मैंने कहा ना आज हम ये दोनों पहले पढ़ेंगे, ये खत्म हो गया। अगला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, क्या होता है। सिस्ट का मतलब तो आप समझते होंगे, गांठ टाइप का कुछ ऐसा, लेकिन मतलब कि कलेक्शन। सिस्ट का मतलब आप सीधे एक वर्ड में समझिए, कलेक्शन, ढेर। ठीक है, क्या होता है ये समझाते हैं। होता क्या है ना बच्चों, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये सेल है, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में एक खास ट्रांसपोर्टर लगा होता है। ठीक है, एक खास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगा होता है। प्रोटीन आप समझ गए, उसको बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा, राइट। इस प्रोटीन का नाम है CFTR। क्या नाम है, CFTR। फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन के आर पार, देख रहे हो मेम्ब्रेन के आर पार धसी हुई है। ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन, CFTR प्रोटीन है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। इस प्रोटीन का काम पता है क्या है, सेल के अक्रॉस Cl माइनस आयन का ट्रांसपोर्ट कराना, सेल के अक्रॉस Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट कराना। तो CFTR प्रोटीन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस Cl माइनस एनायन का ट्रांसपोर्ट कराना, इसलिए नाम पड़ा है इसका। वो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन को नाम पड़ा, क्योंकि इसके कमी की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो रही बात, एक मिनट, रही बात कि ये Cl माइनस आयन का ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, अब क्या है बताइए, ये क्या एक प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन और इसको बनाने वाले जीन कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम पर। कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर। कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर इस जीन का दोनों अलील रिसेसिव कंडीशन में आ जाए तो बताइए निशा, ये प्रोटीन बनेगा, नो सर।
नहीं बनेगा तो होगा क्या, ये बताइए। क्या काम था इस प्रोटीन का? तो फिर सर जो क्लोरीन का हाँ, जो Cl इसमें माइनस का कंडक्शन वो मतलब कम कि हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कराना, तो वो बेटर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नो सर। तो क्या सेल के अक्रॉस Cl माइनस एनायन का इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? यस सर। और इस इम्बैलेंस की वजह से बहुत डिसऑर्डर होगा। खास करके इसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर एक थिक म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाएगा, थिक म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपके पेनक्रियाज में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, पेनक्रियाज में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो वहां पे Cl माइनस आयन की वजह से वहां पे भी डिस्टरबेंस होगा, एबनॉर्मेलिटीज पाई जाएगी। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज पाई जाएगी। और भी ऑर्गन अफेक्टेड होंगे, इतना आपको याद रखना है कि Cl माइनस आयन का इंबैलेंस हो जाएगा और इसी की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। मेनली इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, अदरवाइज पेनक्रियाज भी अफेक्टेड होते हैं। अच्छा, एक बात नोट्स में ये बात ऐड नहीं किया हुआ है, पहले आप सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, खटाखट इसका लीजिए जल्दी, 1 2 3 क्लिक। इसका भी लीजिए 1 2 3 क्लिक। इसका भी लीजिए 1 2 3 क्लिक। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि लंग्स, मेनली लंग्स अफेक्टेड होगा, लेकिन पेनक्रियाज में भी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी। वो किस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज होगी? वहां पर फाइबर होता है ना, फाइबर टाइप के फाइबरस सिस्ट देखने को मिलेंगे, पेनक्रियाज के अंदर गांठ टाइप से बनने लगेगा। और ये इसलिए बनेगा कि Cl माइनस एनायन का इम्बैलेंसिंग हो गया है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसका ट्रांसपोर्ट कराता था CFTR प्रोटीन, और वो प्रोटीन की कमी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसको बनाने वाले जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे पूरा जेनेटिक्स हम पहले पढ़ा चुके हैं। वो कब आ सकता है? रिसेसिव कंडीशन आपको पढ़ा रखा है पेडिग्री, ठीक है। अगर दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हो, तो उस कंडीशन में अगर दोनों ने रिसेसिव अलील दे दिया हो, तो हो सकता है कि उसके ऑफस्प्रिंग्स में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आ जाए, बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट तो इसका भी कोई नहीं है, बता दूं, परहेज किया जा सकता है। हाँ, एक बात और, अगर लंग्स में ज्यादा म्यूकस बनने लग गया तो आपको बार बार म्यूकस को रिमूव करवाना पड़ेगा। और इस केस में जो एबनॉर्मलिटीज होगी, ऐसा नहीं है कि इस केस में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल पॉसिबल है। प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। पेनक्रियाज का क्या काम है जी, पढ़ा रखा है, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, और पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। और मेनली जितने भी डाइजेस्टेड फूड, मतलब कि जितने भी फूड हैं जो आपके वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, उसमें जो एंजाइम्स है, पेनक्रियाज के एंजाइम खूब सारे हेल्प करते हैं उसको कन्वर्जन में। दूसरा, पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ये पता है ना, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब पेनक्रियाज से ही आते हैं। तो दुनिया भर के डिसऑर्डर हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इसमें प्रिकॉशन रखने से सेफ होता है। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट इसका भी कोई नहीं है, इलाज इसका भी कोई नहीं है। ये हुआ आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। बोले, समझ में आ गया? सिस्टिक फाइब्रोसिस समाप्त हुआ, क्लियर? जल्दी से इसका भी स्लाइड लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए, ले लिए। अब हम पढ़ने वाले क्या हैं, देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना कि अब ये दोनों खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। मैं इन दोनों को पढ़ाने से पहले आपको हीमोग्लोबिन का एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, क्लियर? हीमोग्लोबिन का एक छोटा सा ओवरव्यू, तब जाके समझ में आएगा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, और इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, वो आता है। और मैं बता दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में भी खूब आता है, ये फेवरेट सवाल है, सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया बोर्ड का फेवरेट सवाल है, हर अल्टरनेट ईयर में पूछता है वो। मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आप आराम से 5 नंबर वाले में लॉन्ग आंसर में भी लिख के आ जाओगे, ठीक है?
उससे पहले आपको मैं हीमोग्लोबिन का एक शॉर्ट इंट्रो देता हूं। वैसे तो हम 11th में पढ़ाई देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। आप जानते होंगे ये एक प्रकार का क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, राइट जी। और ये ऐसा पिगमेंट है जिसका केमिकल नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ओके, प्रोटीन होता है। और आपको पता है कि प्रोटीन क्या होता है, निशा बताएंगे कुछ पता है? प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन किस चीज का बना होता है? अरे बोलिए, पता है? सर भूल गए। प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। बहुत सारे हाँ अमीनो हाँ। एसिड जुड़ जुड़ के मिलते हैं, तब जाके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और पता है इसी अमीनो एसिड के जो पॉलीमर एक लंबा सा चेन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बताइए, ये जो अमीनो एसिड है, मैं आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा जो 1-2 दिन में स्टार्ट होगा। अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जेनेटिक कोड होता है। क्या होता है? जेनेटिक कोड होता है। और ये जेनेटिक कोड क्या है? न्यूक्लियोटाइड ही है। क्या है? सॉरी 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 सॉरी, जेनेटिक कोड क्या है? नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जेनेटिक कोड भी अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड कहां प्रेजेंट होता है मैं आपको बताऊं। ये जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है डीएनए में। कहां प्रेजेंट होता है? डीएनए में एंड एमआरएनए में। कहां? एमआरएनए में। ओके, तो ये जेनेटिक कोड अमीनो एसिड को रीड करता है स्पेसिफिकली। तो ये एमआरएनए का कोड होता है ना, जेनेटिक कोड, वो रीड करता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, राइट। तो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड सामने आता है, फिर दूसरा कोड दूसरा अमीनो एसिड को रीड करता है। ऐसे कई सारे अमीनो एसिड आपस में आके केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और उसी चेन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कुल मिला के हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कुल मिला के वो हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसका मेन काम है O2 एंड CO2 गैस का ट्रांसपोर्ट कराना। इसका मेन काम है हीमोग्लोबिन का। पाया कहां जाता है? तो ये पाया जाता है आरबीसी के अंदर। इस आरबीसी के अंदर नहीं, जहां पर ये पाया जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर। और इसका काम क्या है? इसका काम है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कराना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये हीमोग्लोबिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन का पाया जाता है, इसमें कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? बच्चों मैं बता दूं, एक हीमोग्लोबिन के पास टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। कितना? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। लेकिन ये चारों अलग अलग टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। अब मैं बता रहा हूं, हीमोग्लोबिन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन 3 प्रकार का हो सकता है। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। सर डेल्टा, डेल्टा, एक मिनट रुक जाइए। अल्फा बीटा, 1 सेकेंड, अल्फा बीटा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा और एक डेल्टा, 4, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो ये 4 प्रकार के क्यों नाम रखा गया है? अरे मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे ना, उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग होगा, और 4 टाइप के मिले, नाम दे दिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आप कह रहे हो कि एक हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, तो क्या हर हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक एक होता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा पॉलीपेप्टाइड जुड़ जुड़ के हीमोग्लोबिन बनाता है, इस बेसिस पे फिर हीमोग्लोबिन 3 टाइप के होते हैं। हीमोग्लोबिन 3 टाइप के होते हैं, सुनिएगा कौन कौन। एक होता है हीमोग्लोबिन एफ, HbF। एक होता है हीमोग्लोबिन एडल्ट 1 टाइप 1। एक होता है हीमोग्लोबिन एडल्ट टाइप 2, A2। तो यहाँ F का मतलब क्या है? फिटस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ A1 का मतलब क्या है? एडल्ट 1। A2 का मतलब एडल्ट 2, मतलब एडल्ट में 2 प्रकार के और फिटस में एक ही प्रकार के। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, HbF, इसके पास जो चेन होता है हीमोग्लोबिन में, जो पॉलीपेप्टाइड, सबके पास 4-4 चेन है। इसके पास होता है 2 अल्फा प्लस 2, ये क्या है? गामा। और ये जो है हीमोग्लोबिन A1, इसके पास होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट। और ये जो हीमोग्लोबिन A2 है, इसके पास होता है 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा। बच्चों मैं एक बात बताऊं, ये जो एडल्ट के अंदर है, प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, वेरी माइन्यूट अमाउंट, इसीलिए हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले।
अरे बहुत कम होता है बहुत कम होता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बात आया कि HbF और HbA1 होता क्या है, जब बर्थ हो जाता है बेबी का, फिटस डिलीवरी हो गया, अब उसको बेबी बोलेंगे, जैसे डिलीवरी हो उसको बेबी बोलेंगे अब, ठीक है, फिटस नहीं बोलेंगे। तो जैसे डिलीवरी हो गया तो उसके अल्फा तो अल्फा ही रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा तो अल्फा ही है। अब ये जो गामा है, ये गामा का धीरे धीरे कन्वर्जन होने लगता है किसमें, बीटा में, मतलब गामा चेन धीरे धीरे खत्म होने लगती है और बीटा चेन बनने लगता है, तो हीमोग्लोबिन कहलाने लगता है HbA1। और कुछ कुछ हीमोग्लोबिन में गामा खत्म होकर डेल्टा आ जाता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A2 एडल्ट 2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप हमको बस इतना बता दीजिए कि अगर ये जो देख रहे हो आप, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर ये सभी के सभी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसको कोड करने वाले जेनेटिक कोड डीएनए पे होते हैं, डीएनए का कोई ना कोई सेगमेंट के पास कोई होगा वो कोड। तो सर वो जीन बता दीजिए कौन से क्रोमोसोम पर है जो हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन को रेगुलेट करता है। मैंने पहले ही कहा कि हम डेल्टा वाली की बात नहीं करेंगे, और ये भी बता देता हूँ गामा को कौन सा जीन रेगुलेट करता है, ये आपके लेवल पर बताने लायक बातें नहीं है। अब मैं बता रहा हूं जो अल्फा को रेगुलेट करता है, चलिए आते हैं यहाँ, लेते हैं यहाँ लिखते हैं, जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ना, और जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ना, बच्चों मैं बता दूं, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए 2 जीन होता है, कितना, 2 जीन होता है, और इसको बनाने के लिए 1 जीन होता है। और आपको पता है ह्यूमन के अंदर हर जीन का 2 फॉर्म पाया जाता है, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड है, ये सब बात हम पढ़ा चुके हैं, हम लोग डिप्लॉयड है। तो अगर 2 जीन होता है अल्फा को बनाने वाले, तो टोटल 4 अलील होगा, राइट, बोलो। और इसका टोटल 2 अलील होगा, अगर ये 1 जीन रखता है तो 2 अलील होगा। अब मैं बताता हूं ये दोनों जीन जो अल्फा को बनाने वाले हैं, इस दोनों जीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbA1 एंड HbA2, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं HbB। कुछ अंतर समझ में आया, यहाँ क्या लिखे थे, HbF HbA1 HbA2, यहाँ A1 A2 का अंतर समझ में आया, क्या लिखे हैं, एडल्ट 1 एडल्ट 2। और यहाँ पे जो A1 A2 लिखे हैं, आप गौर कर पा रहे हैं इन दोनों में अंतर क्या है, एक लेटर का अंतर है, यहाँ पे ऑल कैपिटल लेटर है, गौर कर पा रहे हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस HB का मतलब हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ A1 का मतलब क्या है, एडल्ट के अंदर अल्फा वाला 1, और यहाँ एडल्ट के अंदर अल्फा वाला 2, समझ रहे हो, अल्फा के साथ दूसरा कॉम्बो, यहाँ अल्फा के साथ एक पहला कॉम्बो, और हीमोग्लोबिन का ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये हीमोग्लोबिन का टाइप है HbA1 HbA2। लेकिन यहाँ पे H कैपिटल B और A1 ये क्या है, जीन है, ये दोनों क्या है, HbA1 जीन और HbA2 जीन बच्चों। और यहाँ पे ये HbB क्या है, B का मतलब यहाँ क्या है, बीटा, और A का मतलब क्या है, अल्फा, यहाँ A का मतलब अल्फा, ये भी क्या है, जीन है। अब बच्चों मैं एक बात बता दूं, ये दोनों जीन, ये जीन और ये जीन दोनों प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन 11th क्रोमोजोम, 11th क्रोमोजोम। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रेजेंट ऑन 16th क्रोमोजोम। कहाँ होता है ये, 16th क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है। अब आप तो जानते ही हो, आपको मैंने पढ़ा रखा, हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉयड है, तो हमारे अंदर हर क्रोमोजोम का जोड़ा मिलता है, होमोलोगस क्रोमोजोम जिसको कहते हैं। तो लो मैं होमोलोगस क्रोमोजोम बनाता हूं 11th का, ये एक क्रोमोजोम, ठीक है, और ये एक और होमोलोगस, मतलब उसका जोड़ा ये रहा, आपको दिख रहा होगा। अच्छा इधर मैं बनाता हूँ 16th वाला, इधर मैं बनाता हूँ 16th वाला, आपको यहाँ पर एक बात दिख रहा होगा, क्या, मैं बता रहा हूँ क्या दिख रहा होगा, जस्ट 1 सेकेंड। ये वाला सेगमेंट आप देखो, और ये वाला सेगमेंट देखो, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट देखो, और इधर ये वाला सेगमेंट देखो, ठीक है। और बता रहा हूं, इधर ये वाला सेगमेंट देखो, ये वाला सेगमेंट देखो क्रोमोसोम का, इधर ये वाला देखो, और इधर ये वाला देखो। चलिए बताइए निशा, आपको इस ग्रीन वाले सेगमेंट और येलो वाले सेगमेंट में किस चीज का अंतर समझ में आ रहा है, क्रोमोसोम के 2 अलग अलग आर्म है, और ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है। और बताऊं मैं, हम लोग ऐसा कन्वेंशन लिए हुए हैं कि शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम को, सुन लीजिए नया इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट आर्म को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, शॉर्ट आर्म को जो छोटे आर्म है, और बड़े आर्म को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से, ये रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है। तो अब बताइए ये दोनों ही क्रोमोजोम कौन है? 11th क्रोमोजोम है। मैंने पहले कहा कि ये दोनों 11th क्रोमोजोम है, ये भी 11th क्रोमोजोम है, दोनों जोड़ा है, मतलब होमोलोगस हो रहा है। ये 16th क्रोमोजोम है, राइट। आपको पता है कि क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, ये लीजिए डीएनए, ये क्या पूरा डीएनए है। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोजोम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है सेल में। जिनको नहीं आता है वो जाके मेरा सेल वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये उसके अंदर डीएनए है। अब होता क्या है कि जो ये वाले जीन है ना, HPA1 HPA2, ये दोनों 11th क्रोमोजोम के शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होते हैं। ये रहा आपका HPA1 जीन और यहाँ पे रहा HPA2 जीन। तो ये क्या है जल्दी बोलिए? HPA1 जीन और ये क्या है? A2 जीन। अब बताइए ह्यूमन अगर डिप्लॉयड है तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म इधर होगा, हो सकता है वो सेम हो सकता है स्लाइट डिफरेंट हो, मतलब अलील, उसके अलील इधर होंगे। तो ये भी क्या है जल्दी बोलो? HPA1 जीन और ये भी क्या है? HPA2 जीन। अब हो सकता है दोनों अलील सेम हो डिफरेंट हो, ऐसा बात मैंने सिखा दिया। इसका मतलब ये HPA1 और A2 जीन हीमोग्लोबिन के, सॉरी हीमोग्लोबिन कहते हैं, मतलब ये HPA2 जो जीन है ये दोनों कहां प्रेजेंट हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम जो 11th वाले हैं उसके शॉर्ट आर्म मतलब पी पर प्रेजेंट है। और ये HPA1 जो दोनों अलील है, ये वाला इधर देखिए, ये और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बनाएगा? फाइनली अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा ये दोनों, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन अल्फा 1 बोलना आप उसको, अल्फा 1। ये दोनों क्या बनाएगा? ये भी अल्फा ही बनाएगा, ये मतलब अल्फा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये भी क्या बनाएगा? अल्फा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब ये सब के सब HPA1 HPA2 अल्फा चेन ही बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब इधर आइए, यहां पर केवल एक ही लोकेशन पर होगा क्योंकि इसका एक ही जीन है, उसके दो अलील है। तो ये क्या है भैया? HBB। ये भी क्या है? HBB, उसके अलील है। और ये क्या बनाने वाले हैं? ये बनाने वाले हैं आपके बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये भी बनाने वाले हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आ गए तो दोनों बनाएंगे, एक डोमिनेंट फॉर्म में है तो एक बनाएंगे, एक नहीं बनाएंगे। दोनों रिसेसिव फॉर्म में आ गए तो बनेंगे ही नहीं। कितना बात सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। आपको क्लियर है? नहीं? हाँ ठीक है। अब देखिए अब क्या है, कल को बाय चांस इस पहले जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मीटिंग आउट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले यहां से जल्दी से, ले लिए ये लीजिए। 1 2 3 क्लिक, जल्दी। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, ले लिए। चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बात बताइए, ये दोनों मिलके अल्फा चेन बनाता है 1 और ये दोनों मिलके अल्फा चेन 2, कुल मिलाकर अल्फा चेन बनाने वाले 4 अलील हैं, बीटा चेन बनाने वाले 2 अलील। अगर कल को इस एक में म्यूटेशन हो जाए तो बताइए 3 चेन है ना अल्फा, वो तीनों मिलके बनाएंगे। मान लो कल को इसमें भी म्यूटेशन हो गया तो 2 मिलके बनाएंगे, इसमें भी हो गया 1 बनाएंगे, इसमें भी हो गया, अल्फा चेन बनेगा ही नहीं। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो 4 टाइप के यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इधर यहाँ पर जो कमी, अभी मैं नेक्स्ट मीटिंग में अच्छे से बात करूंगा इसके बारे में। कुल मिला के ये है कि अगर HPA और A2 में म्यूटेशन हो जाए तो अल्फा चेन की अमाउंट पर प्रभाव पड़ जाएगा। ऐसे बीटा वाले क्या, बीटा वाले में क्या है कि अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो एक चीन बचेगा, एक अलील बचेगा, वो बनाएगा। उसमें भी हो गया तब दोनों में से कोई नहीं बनाएगा, तो वहां पे भी नहीं बनेगा। कुल मिला के अगर जीन में म्यूटेशन हो जाए जो हीमोग्लोबिन का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है तो हीमोग्लोबिन की अमाउंट डिफर करेगी। अरे राइट। तो ऐसा म्यूटेशन हो जाए, देखिए म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, म्यूटेशन का टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें वो ऐसा अलील बन गया कि अब वो कोई प्रोटीन बनाएगा ही नहीं। हो सकता है कोड का डिलीशन हो जाए, कोई अदर प्रोटीन बनने, कोई अदर अमीनो एसिड रीड ही नहीं होगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, पॉलीपेप्टाइड बनेगा ही। एक ऐसा भी होता है कि उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ऐसा चेंज आया, मैं आपको पढ़ाऊंगा म्यूटेशन में, ऐसा चेंज आया कि अमीनो एसिड बनना कुछ और था, बन कुछ और गया, लेकिन बना है।
लेकिन बना है। तो बताइए, अगर ऐसा चेंज आ गया, निशा आप बताइएगा, अगर ऐसा चेंज आ गया कि उस जीन से अब कोई प्रोडक्ट बनने ही वाला नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव चेंज है या क्वांटिटेटिव चेंज है? क्वालिटेटिव चेंज हुआ क्योंकि नहीं, कुछ ये बनेगा ही नहीं अपने। क्वांटिटेटिव चेंज हुआ ना, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी घट जाएगी। बनेगा नहीं तो क्वांटिटी घट जाएगी, बन जाता तो बनता। हाँ, अब मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया जहां पर अमीनो एसिड आना कुछ और था, आ कुछ और गया, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, तो बताइए यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बना तो है ना, लेकिन उसकी क्वालिटी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तो ये क्वालिटेटिव हाँ चेंज है कि नहीं? तो अगर है। ऐसा चेंज हो जाए जिससे जीन के चेंजेस के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बने ही नहीं, तो क्वांटिटेटिव चेंज, पॉलीपेप्टाइड चेन की कमी। ऐसा चेंज आ जाए जहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन बने लेकिन अलग टाइप का बन जाए, तो क्वालिटेटिव चेंज। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको बताऊं बच्चों, अब मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हो ना, सिकल सेल एनीमिया और ये थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया में बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्वालिटेटिव चेंज आने वाला है। कैसा चेंज आने वाला है? क्वालिटेटिव चेंज आने वाला है। थैलेसीमिया के केस में, थैलेसीमिया के केस में अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन दोनों ही केस को लेकर अलग अलग तरीके से क्वांटिटेटिव चेंज आने वाला है, क्वांटिटेटिव चेंज आने वाला है। और अभी हम नए मीटिंग में बात करते हैं कि वो कैसा क्वालिटेटिव चेंज होगा और कैसा क्वांटिटेटिव चेंज होगा अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। बोले बात सभी को क्लियर है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लियर है? आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी। चलिए, हम नया मीटिंग क्रिएट करते हैं। इस मीटिंग का टाइम आउट हो चुका है। नया मीटिंग जैसे ही बोलेंगे ज्वाइन, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? निशा, मैं मैसेज करूंगा ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नए मीटिंग में भी। ओके।